31 जुलाई 1980 को आज से लगभग 43 साल पहले किंग ऑफ मेलोडी मोहम्मद रफी दुनिया से रुखसत हुए थे। चाहने वालों की तादाद ऐसी थी कि रफी के अंतिम संस्कार में 10,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। भारत सरकार ने इनके निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी मोहम्मद रफी की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए किंग ऑफ मेलोडी मोहम्मद रफी के जीवन की कहानी को। दोस्तों, मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में हुआ था। 6 भाई बहनों के परिवार में रफी दूसरे सबसे बड़े भाई थे। इन्हें घर में सब प्यार से फिक्को बुलाया करते थे। रफी एक रूढ़वादी परिवार का हिस्सा थे, जहां नाच गाने पर पाबंदी थी, लेकिन रफी अलग थे। गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फकीर को देखकर रफी ऐसे प्रभावित हुए कि रोजाना उसे सुनने का इंतजार करते थे। उस फकीर की नकल उतारते हुए रफी साहब खुद भी रियाज किया करते थे। 9 साल की उम्र में रफी का परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया था। रफी को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ खानदानी नाई की दुकान में लगा दिया। 9 साल के रफी नूर मोहल्ले के भाटी गेट की दुकान पर नाई बन चुके थे। दोस्तों, 1933 की बात है, जब पंडित जीवन लाल बाल कटवाने पहुंचे। रफी यहां काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में बारिश शाह का हीर गुनगुना रहे थे। इस आवाज में एक जादू था जिसने जीवनलाल को प्रभावित किया। जीवनलाल ने रफी को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। जीवनलाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफी गायकी में माहिर होते चले गए। दोस्तों, 1937 में रफी ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। यह मौका उन्हें संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली न होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुन्नन लाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में आयोजकों ने रफी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा। गाना सुनने बैठे दर्शकों में के.एल. सहगल भी थे, जिन्होंने कहा था कि एक लड़का एक दिन इतना बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफी फिल्मों में आए। पहला गाना रहा गलबलोच फिल्म का, परदेसी सोनिए ओ हीरिये। लगातार गाना गाते हुए रफी खूब नाम कमा रहे थे। दोस्तों, नौशाद ने इस रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया था कि देशभक्त गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स और कोरस गाने वालों को मिलिट्री बालों के जूते पहनाए गए थे। जूतों की आवाज से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया था। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफी के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे में चमक थी। ये चमक थी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की। अनमोल गुड़िया, शहीद, दीदार, कोहिनूर जैसी फिल्मों में बेहतरीन गाने गाते हुए रफी साहब स्टार बन गए थे। बैजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके रफी दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज बन गए। 60 के दशक में रफी साहब की टक्कर का कोई सिंगर नहीं था। हालांकि 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद हिंदी सिनेमा के पास 2 दिग्गज सिंगर्स थे। दोस्तों, एक्टर और प्रोड्यूसर नजीर ने मोहम्मद रफी को 100 रुपए और 1 टिकट भेजकर बॉम्बे बुलाया। यहां उन्होंने फिल्म पहले आपका गाना हिंदुस्तान के हैं हम रिकॉर्ड किया। दोस्तों, 1938 में मोहम्मद रफी की शादी बसीरा बीबी से हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ। जब भारत पाकिस्तान के दंगों में मोहम्मद रफी के सास ससुर की मौत हो गई तो उनकी पत्नी बसीरा ने भारत में रहने से साफ इनकार कर दिया और लाहौर लौट गई। पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफी ने बिल्किस बानो से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए थे। जब मोहम्मद रफी हज से लौटे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें गाने न गाने की सलाह दी। मोहम्मद रफी ने भी बात मानकर गाना गाना छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब फैंस उदास होने लगे तो उन्होंने गायकी को इबादत बताते हुए दोबारा गाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि मोहम्मद रफी के कई फैंस ऐसे हैं जो उनकी कब्र पर आते हैं और मिट्टी उठा ले जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कब्र की मिट्टी खा लेते हैं। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे। उन्होंने अमेरिकी इंपोर्टेड कार इम्पाला खरीदी थी। राइट हैंड ड्राइव वाली ये कार भारत के गिने चुने लोगों के पास ही थी। रफी साहब का ड्राइवर पुराना था जो राइट हैंड ड्राइविंग समझ नहीं पा रहा था। जब नया ड्राइवर ढूंढा तो पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा, इस
चिंता में रफ़ी साहब ने उसे टैक्सी खरीद कर दी। ये टैक्सी उस जमाने में 70,000 रुपए की थी। रफ़ी साहब की उस समय की दरिया दिली का नतीजा ये निकला कि सुल्तान के पास आज 12 टैक्सी हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब की मौत के बाद एक फकीर उनके घर तक पहुंचा और रफ़ी साहब से मिलने की जिद करने लगा। जब परिवार वालों ने फकीर को बैठाकर वजह पूछी तो उसने बताया कि उसका घर चलाने के लिए रफ़ी साहब हर महीने कश्मीर खर्च भेजते थे, लेकिन कुछ महीनों से खर्च आना बंद हो गया है। रफ़ी साहब के सेक्रेटरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रफ़ी साहब बिना किसी को बताए कई लोगों का घर चलाया करते थे। बायोग्राफी नौसाद नामा में रफ़ी साहब के जज्बे का एक किस्सा लिखा गया है कि बैजू बाबरा फिल्म के गाने ओ दुनिया के रखवाले में रफ़ी को हाई स्केल में रिकॉर्डिंग करनी थी। इसके लिए रफ़ी साहब ने कई दिनों तक लगातार घंटों रियाज किया था। जब गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग हुई तो रफ़ी साहब के गले से खून रिस रहा था। इस गाने के बाद कई महीनों तक रफ़ी साहब ने कोई गाना नहीं गाया। बताया जाता है कि कैदी ने फांसी की सजा के दौरान ये गाना सुनने की आखिरी इच्छा जाहिर की थी। जेलर ने जेल में ही रिकॉर्डर पर यह गाना बजाया और फांसी दी। दोस्तों, 1961 की फिल्म माया के गाने तस्वीर तेरी दिल में की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में लता और रफ़ी साहब की गायकों की रॉयल्टी पर ऐसी बहस छिड़ी कि दोनों ने साथ काम न करने का फैसला लिया। लता ने इंडस्ट्री में सभी सिंगर्स की आवाज उठाते हुए उनके लिए रॉयल्टी की मांग की थी। सभी गायकों ने मीटिंग रखी, लेकिन रफ़ी साहब लता और रॉयल्टी मांग रहे सभी सिंगर्स की सोच के खिलाफ थे। रफ़ी साहब ने लता से कहा कि वो अब उनके साथ गाना नहीं गाएंगे। इंडस्ट्री में नई आई गुस्से की तेज लता ने जवाब में कहा, आप क्या मेरे साथ गाना नहीं गाएंगे? मैं खुद कभी आपके साथ नहीं गाऊंगी। दोनों ने करीब 4 साल तक साथ में गाना नहीं गाया, ना ही कोई मंच साझा किया। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीप के गाने दिल पुकारे आरे आरे को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी सुरीली आवाज दी थी। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी और लता जी के 4 साल पुराने झगड़े को सुलझाने का क्रेडिट देना गलत नहीं होगा। 1967 में संगीतकार जय किशन के कहने पर रफ़ी साहब ने लता से चिट्ठी लिखकर माफी मांगी। 1967 में आर डी बर्मन के एक समारोह में दोनों ने इसी साल रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीप का ये गाना गाया और झगड़ा खत्म कर लिया। दोस्तों, रफ़ी साहब एक शो के लिए ब्रिटेन के कोविक्ट्री पहुंचे थे। यहाँ खाना रफ़ी साहब की पसंद का नहीं था तो उनका मिजाज खराब हो गया। वहीं मिलने पहुंचे बेटे और बहू से रफ़ी साहब ने पूछा कि यहाँ से लंदन कितना दूर है। जवाब मिला सिर्फ 3 घंटे। रफ़ी साहब ने तुरंत बेटी यास्मीन को कॉल किया और कहा, क्या तुम घंटे भर में दाल चावल और चटनी पका सकती हो? बात बनी तो रफ़ी साहब तुरंत गाड़ी से लंदन रवाना हो गए। भारतीय खाना खाया और दोबारा शाम 7 बजे तक ब्रिटेन लौट आए। लोगों के उनके अचानक होने का कारण जाना तो हर कोई हैरान रह गया। 31 जुलाई 1980 को रात करीब 10:30 बजे मोहम्मद रफ़ी ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। अगली सुबह इन्हें जू के कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनके अंतिम दर्शन में करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। भारत सरकार ने रफ़ी के निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारे द्वारा दी गई बॉलीवुड स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।